NEP 2020 से रिलेटेड जितने भी फैक्चुअल प्लस कंसेप्चुअल टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो सब आपके जो होते हैं इस वीडियो के थ्रू जो है कवर हो जाएगा। ठीक है, तो फैक्चुअल तरीके के क्वेश्चंस कैसे होते हैं? फैक्चुअल तरीके के क्वेश्चन इस तरह के होते हैं जैसे कि 85% ऑफ द जो बच्चों का ब्रेन का डेवलपमेंट है वो किस साल तक जो है पूरा हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। और जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के अकॉर्डिंग जो इन्होंने एक आश्रमशाला इंट्रोड्यूस किया। क्या इंट्रोड्यूस किया? आश्रमशाला इंट्रोड्यूस किया है। तो आपको बताना है कि किसके लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। और जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं जो कि 10+2 क्वालिफाइड है, मतलब जो 12th पास हैं, इनके लिए जो है एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम रखा गया है। तो ये बताना है कि ये कितने मंथ का प्रोग्राम रखा गया है। और जो कुछ आंगनवाड़ी जिनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस कम है उसके लिए एक डिप्लोमा कोर्स रखा गया है। तो ये बताना है कि कितने साल तक का ये डिप्लोमा कोर्स रखा गया है। ठीक है, फिर जो यूनिवर्सल फाउंडेशन लिटरेसी और जो न्यूमरेसी है, ठीक है, इसको अचीव करने की कौन सा ईयर है? ठीक है, ये कौन सा ईयर है जब कंप्लीट करने की ये घोषणा है? ठीक है, तो ये आपको ये तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं ये फैक्चुअल होते हैं जो कि पूछे जाते हैं, जिसमें कि हमें ये पता होना चाहिए तभी हम वो आंसर कर पाते हैं। बाकी जो कंसेप्चुअल तरीके के क्वेश्चन है वो हम आगे और देखेंगे। तो फिर सबसे पहले NEP 2020 आगे बढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो एजुकेशन है वो किसके अंदर आता है, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के किस नंबर में आता है। तो ये 4th नंबर में आता है। ठीक है, 4th नंबर में आता है। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ये जो है इंडिया ने कब अडॉप्ट करा था? तो ये अडॉप्ट करा था इंडिया ने 2015 के अंदर अडॉप्ट करा था। ठीक है, और फिर इसका एजेंडा क्या है कि 2030 तक जो है हम ग्लोबल एजुकेशन अडॉप्ट कर लें। ठीक है, डेवलपमेंट हो जाए एजुकेशन का 2030 तक। और फिर और भी पॉलिसीज़ हैं जो कि NEP 2020 से पहले आई है। तो वो कौन सी पॉलिसी है? वो है NP 1986 के अंदर आई है, जिसको मॉडिफाई किया गया था 1992 के अंदर। ठीक है, फिर इसके अलावा जो होता है ये फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट आया है। वो कब आया है? तो ये आया है आपका 2009 के अंदर आया हुआ है। अब बात करते हैं कि पूरे स्ट्रक्चर को किस तरीके से पूरा बदल के रखा गया है NEP 2020 में। जैसे कि पहले जो बच्चे थे वो जो है एट द एज 6 पे जो है वो स्कूल जाते थे, लेकिन अब जो है एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो बच्चे हैं वो 3 साल के एज में जो है स्कूल जाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब ये चीज़ रखी क्यों गई है हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। इसके क्या रीज़न्स है, क्यों ये चीज़ रखा गया है, क्यों इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो सबसे पहले जो है इसको जो है 4 स्ट्रक्चर में बांटा गया है, जिसमें कि एक है फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडल और सेकेंडरी। देखो, फाउंडेशनल जो होता है वो आपका स्टार्ट होता है एट द एज ऑफ 3, मतलब 3 साल का अगर बच्चा है तभी से वो स्कूल जाना शुरू कर देगा। तो 3 से लेकर 6 साल के बीच तक वो कहाँ पे होगा? वो आंगनवाड़ी। ठीक है, आंगनवाड़ी जिसको कि प्री स्कूल कहते हैं, प्री स्कूल्स के अंदर होगा। फिर वो 6 से लेकर 8 साल के बीच में जो है वो फर्स्ट और सेकंड क्लास में होगा। ठीक है, तो फाउंडेशन स्टेज कंप्लीट होता है। फाउंडेशन स्टेज कितने साल का हो गया? 5 साल का हो गया। ठीक है, 5 साल का फाउंडेशन स्टेज हो गया, जिसके अंदर जो है ये 2 में डिवाइड है, 3 में और 2 में। ठीक है, और फिर जो 3 वाला है वो प्री स्कूल है और जो 2 वाला है वो फर्स्ट और सेकंड वाला है। ठीक है, तो ये फाउंडेशनल वाला क्लियर हो गया। प्रिपरेटरी की बात करते हैं तो ये आपका स्टार्ट होता है एज 8 से लेके 11 साल के बीच में। तो बच्चा जो है इस टाइम किस क्लास में होगा? तो ये होगा 3rd से 5th क्लास के बीच में होगा। ठीक है, और फिर इसके बाद ये आपका आता है प्रिपरेटरी फेज। फिर इसके बाद आता है मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज आपका आता है 3 साल का। ठीक है, 3 साल का है मिडिल स्टेज। ये है क्या है? 11 से लेकर 14 तक है। और फिर किस क्लास से किस क्लास तक का है? तो ये 6 to 8th क्लास तक का है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन से पूछ लिया जाता है कि जो मिडिल है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, किस स्टेज से स्टार्ट होता है। अगर बच्चा जो है 11 साल का है तो वो किस क्लास में होगा? ठीक है, और किस स्ट्रक्चर में होगा, मतलब किस फेज़ में होगा? मिडिल में होगा, सेकेंडरी में होगा, प्रिपरेटरी में होगा। तो इस तरीके के डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये तो पूरा रटा होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं एज 14 से लेकर 18 तक। 14 से लेकर जो 18 तक है इसमें जो बच्चा है क्लास 9th से लेकर 12th के बीच में होगा। और ये कितने साल का हो गया? 4 साल का हो गया। ठीक है, तो ये फेज़ हो गए। ये फेज़ हो गई। और ये 3 साल का हो गया, ये 3 साल का हो गया और ये 5 साल का हो गया। ठीक है, तो यही होता है 5+3+3+4। इसी स्टेज को क्या बोला जाता है? ये स्ट्रक्चर बोला जाता है। 5+3+3+4 स्ट्रक्चर बोला जाता है। आपको याद रखना है ये सब, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा आता है क्वेश्चंस। ठीक है, देखो
यहाँ पे कि क्यों ज़रूरत पड़ी कि हमें जो है इतना जल्दी भेजने की, बच्चों को 3 साल की एज में ही हम भेजना स्टार्ट कर देना, जबकि हमारे टाइम में हम जो है 6 साल की उम्र में थे तब हम स्कूल जाते थे, ठीक है। तो इतना जल्दी क्यों, है ना, क्वेश्चन नहीं उठता है कि क्यों इतना जल्दी किया जा रहा है। तो इसलिए क्योंकि जो बच्चे हैं, बच्चों का जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो 85% ऑफ द ब्रेन का डेवलपमेंट जो होता है 6 साल तक हो जाता है, ठीक है। तो अगर बच्चे का डेवलपमेंट अब तक हो जाता है तो अगर हम यहीं पे ट्रेन करेंगे बच्चों को जहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, तो उससे क्या होगा कि बच्चों का जो दिमाग होगा वो ज़्यादा अच्छे से डेवलप करेगा। तो बस यही रीज़न है इसके लिए कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन लाया गया है। और फिर यहाँ पे एक प्रोग्राम लाया गया है जिसको बोला जाता है नेशनल करिकुलम पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ठीक है। तो ये चीज़ पूछी जा सकती है कि ये कौन लाया है, ठीक है, ये किसके अंडर में है। तो ये जो लाया है वो है एनसीईआरटी ने इसको डेवलप किया है। किसके लिए डेवलप किया है, तो इसको डेवलप किया गया है 8 साल तक के बच्चों के लिए डेवलप किया गया है। इसको दो पार्ट में लाया गया है जिसके सब फ्रेम्स है, वो है सब फ्रेमवर्क है 2 से 3 साल और एक है 3 से 8 साल, ठीक है। तो 2 पार्ट में इसको लाया गया है, 2 से 3 और 3 से 8, मतलब 2 अलग अलग फ्रेमवर्क बनाया गया है इसके अंदर, ठीक है, बच्चों के लिए। फिर उसके बाद बात करते हैं आंगनवाड़ी सेंटर्स की। तो इसमें NEP 2020 के अंदर जो है आंगनवाड़ी सेंटर्स की बात की गई है, ठीक है। तो जो सेंटर्स हैं वो कैसे होने चाहिए, जो सेंटर्स हैं वहाँ पे देखो, सबसे पहले क्योंकि बच्चे वहाँ पे रह रहे हैं तो वहाँ पे वेल इक्विपमेंट्स होने चाहिए। कैसे इक्विपमेंट्स होते हैं, प्लेइंग, जैसे बच्चे खेलते हैं तो उसको जो खिलौने हैं वहाँ पे होने चाहिए, ठीक है। आंगनवाड़ी वर्कर्स जो होते हैं वो कैसे होने चाहिए, वो ट्रेंड होने चाहिए, ठीक है। और इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, हाईली क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके अलावा जो बात की गई है वो बात की गई है प्रिपरेटरी फेज़ में। प्रिपरेटरी फेज़ जो कि क्लास फर्स्ट के पहले के जो स्टेज होते हैं, ये क्लास फर्स्ट के जो पहले जो बच्चे जाएंगे वो आपके प्रिपरेटरी क्लास के अंदर जाएंगे, जिसको कि बाल वाटिका कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो बाल वाटिका के अंदर जाएंगे तो इसके अंदर भी जो टीचर्स होंगे वो कैसे होने चाहिए, वो क्वालिफाइड होने चाहिए, ट्रेंड होने चाहिए, ठीक है। और ट्रेंड टीचर होंगे तभी वो जो है एजुकेट कर पाएंगे बच्चों को। तो फिर कैसे होने चाहिए, ये होने चाहिए क्वालिफाइड जो होने चाहिए। और वहाँ पे जो लर्निंग होंगी वो कैसी होगी, क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो वहाँ पे प्ले बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि जो बच्चे हैं उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो सके, अफेक्टिव डेवलपमेंट हो सके और साइकोमोटर एबिलिटी डेवलप हो सके, ठीक है। और फिर आंगनबाड़ी के कुछ क्वालिफिकेशन है, जैसे कि अगर जो आंगनबाड़ीज़ हैं, ठीक है, जो वर्कर्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो कि बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो इसके अंदर क्या चीज़ है कि अगर वो 12th पास है, कितना पास है, 12th पास है, अगर वो 12th पास हैं तो उनके लिए जो है एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम रखा गया है। कितने मंथ का रखा गया है, तो वो रखा गया है 6 मंथ का। तो 6 मंथ का जो है ये प्रोग्राम रखा गया है किसके लिए, जो कि 12th पास हैं, ठीक है। तो जो 12th पास है उनके लिए जो है 6 मंथ का प्रोग्राम रखा गया है। और जो आंगनबाड़ी इसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 12th से कम है, तो उनके लिए जो है 1 साल का डिप्लोमा रखा गया है। कितने साल का, 1 साल का डिप्लोमा रखा गया है, ठीक है। ये किसने रखा है, तो ECCE ने रखा है, ठीक है। ये चीज़ें याद रखनी है। और जो ECCE है इसी के ही तहत जो है आश्रमशाला बनाया गया है। और ये किसके लिए बनाया गया है, तो वह है ट्राइबल डोमिनेंट एरियाज़ के अंदर ये बात कही गई है बनाने की, ठीक है। हाँ, तो ये चीज़ हो गई। फिर इसके बाद आते हैं फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ये क्या चीज़ होती है, इसमें जो बच्चा होता है एक जो बेसिक मैथ्स होता है, ठीक है, प्लस करना माइनस करना है, जो बेसिक्स मैथ्स होते हैं ना, वो ये चीज़ कहा गया है कि जो 3rd ग्रेड है, मतलब कि 3rd क्लास तक, ठीक है, उसके पहले तक जो बच्चे को ये जो है नंबर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो आ जाना चाहिए, ठीक है। और ये जो यूनिवर्सल फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी है, इसको अचीव करने का कौन सा साल रखा गया, तो वो साल रखा गया 2025, ठीक है, 2025 रखा गया। और फिर एक ये चीज़ है, और एक चीज़ है नेशनल मिशन ऑन द फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। एक नेशनल मिशन, ये चीज़ है, ये किसने सेटअप किया है, ये चीज़ क्वेश्चन पूछ सकता है अगर पूछना हो डेप्थ में। तो ये चीज़ है, तो ये जो सेटअप किया है वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट ने सेटअप किया है। अब देखिए पीपल टीचर रेशियो कितना होना चाहिए। देखो पीपल टीचर रेशियो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्चुअल चीज़ है, ये एग्जाम्स के अंदर पूछी जा सकती है, चाहे वो KVS का एग्जाम हो उसके अंदर पूछा जा सकता है, NVS के जहाँ पे भी जो NEP 2020 आता है वहाँ पे जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो PTR का जो रेशियो है, मतलब पीपल टीचर का रेशियो है, वो होना चाहिए 30:1, ठीक है, मतलब कि 30 स्टूडेंट पे एक टीचर होना ही होना चाहिए,
ठीक है। और फिर जहाँ पे जो सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांस्ड स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, ठीक है, क्या है, लार्ज नंबर में, तो वहाँ पे जो रेशियो हो जाएगा वो 25:1 हो जाएगा। मतलब एक टीचर होना चाहिए जो कि 25 स्टूडेंट को पढ़ा रहा हो, ठीक है, ये चीज़ होगी। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल की बात की गई है कि जो NCERT है वो NCERT FCERT जो है ये सब मिलके एक स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल बनाएंगे जो कि एक तरीके का 3 मंथ का प्ले बेस्ड होगा, इंटरिम होगा, ठीक है, जिससे कि मतलब सारी के सारी चीज़ें होंगी, नंबर से रिलेटेड सब चीज़ें उसमें कवर होगा, जिसमें कलर्स होंगे, साउंड होंगे, शेप्स होंगे, नंबर्स होंगे, अल्फ़ाबेट्स होंगे ना, तो जिससे कि बच्चे वो पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए कौन डेवलप कर रहा है, तो ये डेवलप कर रहा है NCERT और SCERT डेवलप कर रहे हैं। फिर इसके अलावा क्या चीज़ बात की गई है, इसके अंदर बात की गई है दीक्षा। दीक्षा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी जो दीक्षा है इसका आपको पूरा का पूरा ये पूछ सकता है कि इसका मतलब क्या है। तो ये चीज़ है, ये डिजिटल है, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग है। तो इसमें जो गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है, इसके तहत जो है जितने भी बुक्स हैं उसको शेयर करने की बात कही है, जितने भी लैंग्वेजेस में बुक्स वगैरह हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे रिसोर्सेज शेयर की जाते हैं दीक्षा के तहत, ठीक है। पीयर ट्यूटरिंग की बात की गई है कि जो पीयर ट्यूटरिंग है, जो ग्रुप टीचिंग है, जो ग्रुप में बच्चे सीखते हैं, कम्युनिकेशन से जो सीखते हैं, वो ज़्यादा फायदेमंद होते हैं छोटे बच्चों के लिए, ठीक है। और फिर जो डिजिटल लाइब्रेरीज़ की बात कही गई है, पब्लिक और स्कूल लाइब्रेरीज़ की बात कही है कि स्कूल के अंदर जो है लाइब्रेरीज़ होनी चाहिए। और एक पॉलिसी की बात की गई है जिसे कहते हैं नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी का है। अब ये चीज़ है कि ये किसने जो है फॉर्मुलेट किया है, ये किसके तहत फॉर्मुलेट किया गया है, NEP 2020 के तहत जो है इसको जो है फॉर्मुलेट किया गया और क्यों किया गया है और ये क्या करेगा। तो ये जो है बुक्स को देखेगा, जैसे जो बुक्स हैं वो बुक्स की कैसे क्वालिटी है, उसकी एक्सेसिबिलिटी लोगों को मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही है, किन किन लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, ये अवेलेबल कराने की ज़रूरत है, ठीक है, कितने क्लास तक के लिए है। तो ये सब बुक से रिलेटेड जो भी चीज़ देखेगा वो देखेगा नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी, ठीक है। फिर NEP के अंदर जो है हेल्थ और न्यूट्रिशन की भी बात की गई है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चंस में ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं, जैसे फर्स्ट ऑप्शन में कि हेल्थ की बात की गई है, सेकंड में जो है आंगनवाड़ी की बात की गई है, थर्ड में जो है प्ले मेथड या पेयर ट्यूटरिंग की बात की गई है, और फिर बाद में आता है ऑल ऑफ दिस। तो आंसर विल बी ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो इस तरीके से और वेल ट्रेन जितने भी सोशल, देखो स्कूल्स के अंदर जितने भी लोग होंगे, चाहे वो सोशल वर्कर है, चाहे वो काउंसलर है, कोई भी कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, तो वहाँ पे जो है क्या होना चाहिए, वहाँ पे जो है वेल ट्रेंड होने चाहिए वो, ठीक है, उनके ट्रेनिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं 6 to 8 के लिए। 6 to 8 के लिए इन्होंने जो है इंटर्न की बात की गई है, वोकेशनल एक्सपर्ट्स की बात की है, वोकेशनल एजुकेशन की बात की गई है, ठीक है। तो ये चीज़ पूछी जा सकती है कि वोकेशनल एजुकेशन की बात किसके लिए की गई है, तो क्लास 6 to 8 के लिए जो है वोकेशनल एजुकेशन की बात करी गई है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं परख। परख क्या चीज़ है, परख है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ द नॉलेज फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये प्रोग्राम किस चीज़ के लिए है, तो ये प्रोग्राम है आपका जो है असेस करने के लिए, मतलब असेसमेंट के लिए है, बच्चों का देखने के लिए कि बच्चे ने कितना इम्प्रूव किया है, या फिर जो मार्क्स होता है, जो रिज़ल्ट होता है, उस सब का जो असेसमेंट है वो परख के तहत किया जाएगा, ठीक है। और इसको जो है किसके अंदर जो है इसको बनाया गया, तो ये बनाया गया है MHRD मतलब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के तहत जो है इसको बनाया गया है, ठीक है। ये इतनी चीज़ें क्लियर हैं। फिर उसके बाद और भी चीज़ें बात की गई हैं, जिसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन में सभी को है हमें इंक्लूड करना है, चाहे वो कोई गरीब बच्चा हो, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे फिर वो ये देखो इसके अंदर जो है हम जो बच्चे स्पेशल नीड वाले हैं इनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, इसको भी इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत ही आते हैं कि हम एक स्पेशल चीज़ें कुछ इंस्ट्रूमेंट हमें खुद इम्प्रूव करना है, क्या चीज़ अवेलेबल करानी है, मटेरियल अवेलेबल करानी है, जिससे कि हम उन बच्चों को भी पढ़ा सकें जो बच्चे स्पेशल नीड वाले हैं, उनको सेम इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सके जैसे कि सब बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो इसमें कहीं भी सेपरेट नहीं किया गया है, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की गई है, ठीक है। फिर अब आते हैं GR के। GR क्या होता है, GR होता है ग्रॉस इन्वॉल्वमेंट रेशियो, मतलब कि जो बच्चे हैं वो जो है उन जब देखो अभी बच्चे जो है 6 to 8 तक उनका 90.9% होता है,
ठीक है, ग्रॉस इन्वॉल्वमेंट रेशियो इतना होता है। 9 to 10th 11 to 12th में ये गिर के 79.3 हो जाता है और 56.5 हो जाता है। 11 12th में 56.5 हो जाता है, 9 to 10th में ये 79.3 हो जाता है। ठीक है, तो बात आती है कि ये जो बच्चे का इन्वॉल्वमेंट है, मतलब जो बच्चे आते हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें, यही सर्वे किया गया है, NSSO का जो सर्वे है इसके अकॉर्डिंग यही है कि जो बच्चे हैं अराउंड 3.22 करोड़ जो है वो बच्चे जो है स्कूल छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, 6 to 17 ईयर्स के बीच में। तो ये चीज़ें, तो एक जो है एक टारगेट रखा गया है कि 100% ऑफ द ग्रॉस इन्वॉल्वमेंट किया जाए। कितना? 100% है वो ग्रॉस इन्वॉल्वमेंट रेशियो रखा जाए स्कूल का, प्री स्कूल का और सेकेंडरी स्कूल का। कब तक रखा जाए? 2030 तक का टारगेट है कि हम 2030 तक ये चीज़ अचीव कर लें, 100% ग्रॉस इन्वॉल्वमेंट रेशियो। ये भी फैक्चुअल है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है ये चीज़ है। और फिर इसके अलावा जो चीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर जो अच्छा होना चाहिए, टीचर्स जो होते हैं वो ट्रेंड होने चाहिए। और फिर जो लर्निंग है उसमें जो है सोशियो इकोनॉमिकली जो डिसएडवांस्ड ग्रुप है उसके लिए भी जो है एजुकेशन है, ऐसा नहीं है कि उसको हम सेपरेट कर दें। ठीक है, NIOS की बात की गई है, डिस्टेंट लर्निंग की भी बात करी गई है NEP 2020 में। ठीक है, अब देखो ये जो चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आपको जो कंसेप्चुअल तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वहाँ पे हेल्प करेंगे। ठीक है, जैसे कि जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है। ठीक है, एक्सपीरियंशियल जब बच्चे जो है इन हैंड जो है लर्निंग करते हैं जब, तो उसको हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग कहते हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ को बढ़ावा दिया गया है। आर्ट इंटीग्रेटेड अप्रोच है, मतलब आर्ट को भी आप पढ़ाई के साथ इंक्लूड करके पढ़ाओ, ताकि जो बच्चे आर्ट को इंक्लूड करो, कल्चर को इंक्लूड करके, जिससे कि जो बच्चा है उसके अंदर कल्चर वाइज भी जो इम्पोर्टेंस है कल्चर का वो भी उसके अंदर डेवलप हो। स्पोर्ट्स को इंटीग्रेट करके, मतलब जब पढ़ाई है उसके साथ आप कल्चर को इंटीग्रेट कर दो, स्पोर्ट्स को इंटीग्रेट कर दो, आर्ट को, मतलब कि एक इंटीग्रेटेड लर्निंग होनी चाहिए। ठीक है, फिर इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन पे भी ध्यान देना चाहिए, आर्ट पे, क्राफ्ट पे, वोकेशनल स्किल्स पे। तो आप जो सिर्फ सब्जेक्ट्स पे ना ध्यान दे के आप ओवरऑल डेवलपमेंट, जिसे क्या बोलते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करके जो है क्या है स्टूडेंट्स को पढ़ाओ। तो ये सब चीज़ें जब इंक्लूड हो गए तो बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ मेंटली नहीं होगा, वो फिजिकली भी अच्छे से डेवलप करेगा। ठीक है, तो इस तरीके का ये चीज़ें बोली गई है। और मल्टीलिंगुअलिज्म पे ध्यान दिया, इन्होंने बोला है कि जब बच्चा छोटा होता है तो वो मदर लैंग्वेज बोलता है। क्या बोलता है? मदर लैंग्वेज को समझता है। अगर जो टीचर है इंग्लिश बोलेंगे तो आप बताओ कि बच्चा कैसे समझेगा, है ना। आजकल तो हर प्राइवेट स्कूल में बोला गया है इंग्लिश बोलो, मतलब बच्चा जैसे स्कूल में जाए बस इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, उसे समझ में भी तो आना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। अब उसे समझ में नहीं आएगा तो वो कैसे ग्रैब करेगा। तो इम्पोर्टेंस दी गई है किसको? मदर लैंग्वेज को, रीजनल लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस दी गई है। और फिर इसके अलावा जो है होम लैंग्वेज हो गया, मदर लैंग्वेज हो गया, इन सब चीज़ों को क्या किया गया है? इम्पोर्टेंस दिया गया है। स्कूल के अंदर जो है इसमें पढ़ाना चाहिए ताकि जो बच्चे हैं चीज़ों को समझ सकें। और कुछ जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, जो जैसे ही हमने जो चीज़ें बात की वही सब चीज़ें हैं कि हमें फॉस्टर करना है यूनिक कैपेबिलिटी। जो बच्चे की यूनिक कैपेबिलिटी, हर बच्चा अपने में अलग है, हर बच्चे की कैपेबिलिटी अलग होती है। कोई बच्चा जो डांस में अच्छा है तो कोई बच्चा हो सकता है मैथमेटिकल एबिलिटी में अच्छा हो। तो वही टीचर का काम होता है उस चीज़ को समझना और उसको फॉस्टर करना। ठीक है, और बाकी ये चीज़ें हमने देखी थी कि जो फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी है वो 3rd क्लास तक आ जानी चाहिए। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब बच्चा अपने आप सीखे, अपने इंटरेस्ट से सीखे, जिसमें उसको इंटरेस्ट है उसमें उस प्रोग्राम के अंदर वो जाए। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि होनी चाहिए कि बच्चा वो सब्जेक्ट ऑक्यूपाई कर सके जिसमें उसका इंटरेस्ट है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। और मल्टी डिसिप्लिनरिटी का क्या मतलब है कि अलग अलग डिसिप्लिन को मिक्स करके आपको पढ़ाना है ना। जैसे सिर्फ सब्जेक्ट नहीं है, सब एक एक चीज़, जैसे साइंस से रिलेटेड होता है सोशल साइंस, और वही साइंस के अंदर भी मैथ्स फिजिक्स सब कुछ चीज़ें आती हैं, तो उसमें इंटीग्रेट करके पढ़ाना है। कोई भी चीज़ें अलग नहीं होती है, सब चीज़ों को जब हम इंटीग्रेट करके पढ़ाते हैं तब हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, तो ये चीज़ बात करी गई है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की, ना कि रॉट लर्निंग पे। ठीक है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चे के क्रिटिकल थिंकिंग के फॉस्टर करने की बात की गई है कि टीचर ऐसा होना चाहिए कि जो बच्चे
आपको इस तरीके, अगर वो साइंस का टीचर है तो ऐसे क्वेश्चनिंग से स्टार्ट करो या फिर ऐसे मेथड्स यूज़ करो जिससे कि जो है बच्चे के क्या हो सके, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो सके, वो एक लॉजिकल डिसीजन ले सके, इनोवेटिव माइंड क्रिएट हो सके, है ना। तो ये सब चीज़ों की बात की गई है। और फिर देखो ये सब हमने बात कर ली है, जैसे कि ये लैंग्वेज की बात की गई है, कम्युनिकेशंस, टीम वर्क, कॉपरेशंस, ठीक है, इन सब चीज़ों की बात की गई है। और इसके अलावा जो है असेसमेंट की बात की गई है, जिसमें कि एक फॉर्मेटिव असेसमेंट आता है, जिसमें कि जो बच्चा है वो जो है जब सीखता है, जब लर्निंग होती है, उसके साथ साथ जो है जो टीचर है फॉर्मेटिव असेसमेंट लेता है, वो उसका एक टेस्ट लेता है, जिससे कि वो ये आइडेंटिफाई कर सके कि जो बच्चा की अभी कमी कहाँ है या फिर वो अभी गलतियाँ कहाँ कर रहा है, जिससे कि वो उस चीज़ों को क्या कर सके, सुधार सकेगा। सबमिटिव असेसमेंट लास्ट में लिया जाएगा, जिससे कि जो बच्चे को स्कोर पता चल जाएगा ओवरऑल कि उसने ओवरऑल कैसा किया है पूरे सेमेस्टर, पूरे क्लास के अंदर या पूरे एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। टेक्नोलॉजी का यूज़ करो, ठीक है, बोला गया है कि इसने कि ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए, जिससे कि जो बच्चा है उसके ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेस यूज़ हो सकें। अगर हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, वीडियोग्राफी यूज़ करते हैं, तो बच्चा जो है ज़्यादा अच्छे से समझेगा, है ना। अगर वही चीज़ अगर हम जो है एक चौक या फिर चौक डस्टर का या ब्लैक बोर्ड का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे जो डायग्राम ऐसे रियलिस्टिक नहीं लगेगा और बच्चा उतने अच्छे से समझ नहीं पाएगा। और वहीं पे अगर हम किसी वीडियो को एक रियल इमेज का यूज़ करेंगे तो बच्चे को जो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, वो चीज़ों को जो है कनेक्ट कर पाएगा, ठीक है। बाकी इंक्लूसिव का तो बात की गई है, ठीक है। पेडागोजी की बात की गई है कि जो है ये सब कैसा होने चाहिए, ये सब जो है स्टूडेंट बेस्ड होने चाहिए, ना कि टीचर बेस्ड होने चाहिए, ठीक है, जिसमें कि बच्चा जो है एक्टिव लर्नर हो, ठीक है। हाँ, ये चीज़ें हैं टीचर्स के लिए, फैकल्टीज़ के लिए भी है कि जो रिक्रूटमेंट है और जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है वो होना चाहिए, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, रिसोर्स की एफिशिएंसी, मतलब जो रिसोर्स है वो जल्दी अवेलेबल हो, इसी के लिए इन्होंने किसकी बात की गई थी, लाइब्रेरीज़ की बात की गई थी, ठीक है। और फिर ये चीज़ें इनकरेज करना है, इनोवेशन का, आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ को इनकरेज करना है बच्चे के अंदर, ठीक है। कॉन्टिन्यू रिव्यू करना है, टीचर का काम है कि वो कॉन्टिन्यू रिव्यू करता रहे कि बच्चा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ठीक है, कहाँ गलतियाँ कर रहा है, कहाँ सीखना है उसे। तो ये रहे सारे के सारे एनईपी से रिलेटेड जो है फैक्चुअल प्लस आपके ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब आते हैं इस वाले स्लाइड पे जहाँ पे हमने जो है क्वेश्चंस रखा था। अब देखो, अब आप आंसर कर सकते हो कि एट व्हाट एज 85% ऑफ द चाइल्ड्स ब्रेन डेवलपमेंट अकर, तो क्या हो जाएगा, 6 साल तक जो है 85% ऑफ द ब्रेन का डेवलपमेंट बच्चे के अंदर हो जाता है। आश्रमशाला किसके लिए, ट्राइबल्स एरियाज़ के लिए है। आंगनवाड़ी जो वर्कर्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो 10+2 क्वालिफाइड हैं, उनके लिए कितने मंथ का है, तो 6 मंथ का है। ये कितने साल के लिए जो कम है, जैसे कम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखते हैं, उनके लिए कितने साल का डिप्लोमा कोर्स है, 1 साल का है, ठीक है। और ये कब तक का रखा गया है, विच इज़ फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी, ये रखा गया है आपका 2025 तक, ठीक है। इतना करने से देखो आपके सारे के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। आप कहीं पे भी क्वेश्चंस लगाओगे, आपके क्वेश्चंस बहुत आसानी से लग जाएंगे, ठीक है। अब कोई भी वीडियो चाहिए होगा आप बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, वीडियो आएगी।